नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का मार्केट का पूरा एक्शन और साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कल आपके लिए कहां पर कमाई के मौके मिलने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी और साथ ही मेरी पूरी टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग खबर और अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। देवांशी से हम जानेंगे कैसा रहा मार्केट का आज का पूरा हाल। वरुण बताएंगे बाजार में कितने नए इन्वेस्टर ट्रेडर बढ़े हैं। आशीष से जानेंगे क्यों बढ़ रही है मेटल शेयरों की चमक और कुशल बताएंगे अशोक लेलैंड के लिए अच्छे दिन आएंगे। ये सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है। तो हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में तेजी लौट आई। दिग्गज शेयरों में खरीदारी ने बाजार में जोश भरने का काम किया। ग्लोबल मार्केट्स में बढ़त का असर भी भारतीय बाजारों पर साफ तौर पर नजर आया। आज सेंसेक्स 288 और निफ्टी 82 अंक चढ़कर बंद हुए। निफ्टी 11,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। फार्मा, बैंकिंग और एफएमसीजी शेयरों में भी तेजी रही। और अब बाजार की नजरें अमेरिकी फेड रिजर्व की बैठक पर है जो कल देर रात खत्म होगी। और अब आपको बताते हैं कि आज के कारोबार में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1171 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 896 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बाजार में शानदार रिकवरी दिखी और निफ्टी 11,500 के पार बंद होने में कामयाब रहा। आखिर ये तेजी आई कहां से है? भारतीय बाजारों में आज बेहद इंटरेस्टिंग और मजबूत ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला, जहां भारतीय बाजार आज दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए। वजह यह थी कि पहले से ही सुबह से ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत आने के बाद बाजारों में मजबूत शुरुआत हुई। रहा सीमित दायरे में कारोबार, लेकिन निचले स्तरों से रह रहकर लगातार खरीदारी आती दिखी। सुबह बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर था और ऊपरी स्तरों से अच्छा खासा फिसला भी 22,000 के नजदीक पहुंचा भी, लेकिन मिड सेशन के बाद जब क्लोजिंग के वक्त डाउ फ्यूचर्स फिर से मजबूत होने लगे और 250 अंक डाउ फ्यूचर्स मजबूत थे और संसद में रक्षा मंत्री जी के बयान के ठीक पहले से फिर से तेजी की शुरुआत हुई। 2 से 2:30 बजे के बीच में बैंक निफ्टी ने कमर कसी और तेज दौड़ लगाई और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज फाइनली और अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली। बड़े समय बाद 11,500 के ऊपर फिर से निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। हाँ, बैंक निफ्टी 22,500 के ऊपर बंद नहीं हो पाया, लेकिन 22,500 से ज्यादा नीचे भी नहीं। 22,465 के आसपास की क्लोजिंग भी बैंक निफ्टी में काफी बेहतरीन कही जाएगी। तो मजबूत सेशन रहा। कल का दिन जाहिर सी बात है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के नाम पे था, लेकिन आज का दिन वहां भी तेजी तो रही, लेकिन दिग्गजों ने स्पेशली कमजोर बैंक निफ्टी ने आज लीडरशिप लाने का काम किया। फार्मा शेयर काफी मजबूत थे, तो चौतरफा खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट सपोर्ट कर रहे हैं और किसी तरह की कोई खराब खबर सीमा पर तनाव को लेकर आती नहीं दिखी। इससे बाजार में जोश बना है। तो ओवरऑल एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन जहां चौतरफा खरीदारी हुई, सपोर्ट ग्लोबल मार्केट्स का भी और हमारे अपने फैक्टर्स भी मजबूत होते दिखे, जिससे बाजार दिन की ऊंचाइयों के आसपास बंद होने में कामयाब रहे। तो हमारे अपने फैक्टर भी अच्छे थे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी अच्छे संकेत मिले, जिसके दम पर मार्केट में तेजी रही। लेकिन अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आज की तेजी में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जिनकी भूमिका ज्यादा रही और किन खबरों के दम पर रही। ये डिटेल बताने के लिए हमारे साथ देवांशी जुड़ी हैं। बताइए देवांशी।
बाजार में फिर से आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होती हुई देखी। सारे इंडाइसेस लगभग हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे, लेकिन फार्मा और बैंकिंग स्टॉक्स लीड करते हुए दिखे। सबसे पहले अगर वायदा बाजार की बात करें तो आप देखिए जो फ्रेश तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखी वो टोरेंट फार्मा, क्यूमेंस, गोदरेज कंज्यूमर, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स पर बनती हुई दिखी। और इसके अलावा जो मंदी की पोजीशंस बनी वो चुनिंदा स्टॉक्स में बनती हुई दिखी। ज्यादा गिरावट आज स्टॉक्स में बनती हुई नहीं दिखी थी, लेकिन पीवीआर में आज मंदी की पोजीशंस बनी। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग टाइटन में देखने मिली थी। पीएनबी, नैल्को ये स्टॉक्स थे जहां पे आज शॉर्ट्स बनते हुए दिखे। और इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स, यहाँ पे आप देखिए सबसे ज्यादा तेजी आज हमने फार्मा स्टॉक्स में देखी है। दिग्गज स्टॉक्स और साथ ही जो मिड कैप स्टॉक्स हैं फार्मा में, सब में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आती हुई दिखी। ल्यूपिन, सिप्ला, ऑरबिंदो फार्मा, बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डी सब लीड करते हुए दिखे। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे भी अच्छी तेजी आती हुई दिखी है। इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे गेन्स आते हुए दिखे। एफएमसीजी के कई स्टॉक्स है जहाँ पे आज हमने खरीदारी देखी है, जैसे कि ज्योति लैब्स, गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज कंज्यूमर, एडीएफ फूड्स में आज अच्छे गेन्स है। और इसके अलावा जो नतीजों का असर आता हुआ दिखा वो कई स्टॉक्स पर दिखा। एनबीसीसी लाल निशान के साथ ट्रेड करता हुआ। जीबी केमिकल में आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। अपोलो हॉस्पिटल्स नतीजों पर आज रिएक्शन आता हुआ दिखा। और आखिर में आज दिन भर जो आपको जी बिजनेस के सुपर हिट कॉल्स रेकमेंड किए थे, ये सब में आज अच्छी तेजी आती हुई दिखी। आप देखिए बैंक निफ्टी सुबह आपको अनिल सर ने रेकमेंड किए थे, दोपहर में भी आपको अनिल सर ने रेकमेंड किया था बैंक निफ्टी पर। इसके अलावा जय ठक्कर ने भी आपको कॉल्स खरीदारी की राय दी थी और यहाँ पे टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे। क्वेस्टकॉर्प, वीके शर्मा जी का रिकमेंडेशन थी। ल्यूपिन, सिप्ला ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज आपको रिकमेंड किए गए थे। इस सब में आज जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिखा और ब्रॉडर मार्केट्स में भी आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। तो ये अलग अलग सेक्टर का एक्शन। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। और आज हमारे साथ हैं कार्यक्रम में सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जी। सर बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आज की इस तेजी को देखने के बाद कल के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, और कल अगर इंट्राडे के लिए ट्रेड लिया जाए तो कहां पर लेना चाहिए सर? बिल्कुल मृत्युंजय, देखिए आज तो बाजार में एक शानदार तेजी का दिन था। जब बाजार खुले तो इंटरनेशनल क्यूज काफी पॉजिटिव थे। फिर डाउ फ्यूचर्स भी दिन भर ही एक बहुत ही अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था, तो उसको देखते हुए भी एक कॉन्फिडेंस बना रहा। थोड़ी चिंता जरूर थी कि जो 3 बजे रक्षा मंत्री का जो पार्लियामेंट को एड्रेस था उसमें वो क्या बोलेंगे, उसको बाजार थोड़ा इंतजार कर रहा था। बट एक बार जैसे ही वो क्लियर हुआ और लगा कि कोई ज्यादा सीरियस बातें नहीं है, तो फिर बाजार एक अपने हाइस पे, आज के जो हाइस थे उसके आसपास ही बंद हुआ। मुझे लगता है ये जो तेजी बनी हुई है बाजार में बिल्कुल कंटिन्यू होनी चाहिए। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो यूएस के मार्केट्स खुल चुके हैं और वो भी अभी डाउ जोन्स में 200 पॉइंट की अच्छी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ओवरऑल बाजार में सेंटीमेंट पॉजिटिव है और बाकी सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छी एक्टिविटी चल रही है। मुझे लगता है अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो जहां तक कल के लिए खरीदारी का सवाल है, तो मेरी जो कल के लिए टॉप पिक है वो बाजार की दिग्गज कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुझे लगता है आज ये स्टॉक 2320 के आसपास बंद हुआ है। इस स्टॉक में कल खरीदारी करनी चाहिए। इसका कल का तो टारगेट 2370 का लगता है, स्टॉप लॉस डालना है 2300 रुपए का। बट मुझे लगता है यहाँ से दिवाली के लिए एक पोजिशनल, दिवाली तक के लिए एक पोजिशनल तौर के रूप में इस स्टॉक में बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ये जो स्टॉक है दिवाली तक 2600-2700 तक के लेवल्स भी टच कर सकता है। तो आई एम बुलिश ऑन रिलायंस एंड वुड रिकमेंड बाय ऑन रिलायंस एट द करंट लेवल्स। चलिए सर, तो ये तो आपने बताया कि इंट्राडे के लिए भी कर सकते हैं और इसे थोड़ा लंबा भी रख सकते हैं। लेकिन अगर 5, 7, 10 दिन के लिए कोई पोजिशनल ट्रेड लेना हो सर, तो ऐसा कोई ट्रेड अगर आप बताना चाहें कल के कारोबार के लिए? बिल्कुल मृत्युंजय, कैश मार्केट के स्टॉक्स जो अच्छे क्वालिटी के मिड कैप, स्मॉल कैप्स हैं, उनमें बिल्कुल धूम मची हुई है। वहां से एक स्टॉक मैं आज रिकमेंड करना चाह रहा हूँ। कंपनी का नाम है ग्राइंडवेल नॉर्टन। एक बहुत ही शानदार कंपनी है। ये फ्रेंच मल्टीनेशनल सेंट गोबेन ग्रुप की कंपनी है जो कि एब्रेसिव्स, रिफ्रैक्टरीज, फिर इंडस्ट्रियल सेरेमिक्स बनाती है। बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 15-16% के। रिटर्न ऑन इक्विटी है अराउंड 15% के। जीरो डेट कंपनी है। पिछले 3 साल में अच्छी दर से प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। और एफआईआईज, डीआईआईज का भी बहुत ही अच्छा इसमें इंटरेस्ट है। अराउंड 27.5% होल्डिंग एफआईआईज और डीआईआईज की है। प्रोमोटर्स के कोई प्लेज नहीं है, अच्छी खासी हिस्सेदारी है। मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले 7-10 दिन में करंट लेवल्स जो कि अराउंड 554 के लेवल्स है, यहाँ से बिल्कुल मुझे लगता है 625 तक के लेवल्स अचीव कर सकता है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 535 का।
तो ये दो ट्रेड आपके लिए जहां पर आप कल के कारोबार में ट्रेड ले सकते हैं। आगे हम आपको ऑप्शन का ट्रेड भी बताएंगे, लॉन्ग टर्म का निवेश भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं आगे एक और महत्वपूर्ण रिसर्च पर। और रिसर्च ये है कि पिछले एक महीने के दौरान देश में शेयर ट्रेडर्स और निवेशकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। कितनी बढ़त हुई है, इसके पीछे वजह क्या है, डिटेल रिसर्च के साथ वरुण दुबे हमारे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ। बताइए वरुण। देखिए, जैसे जैसे मार्केट बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे ही मार्केट में नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीब 13,21,000 नए इन्वेस्टर जो है वो जुड़े हैं। सिर्फ एक महीने में इतने इन्वेस्टर्स जुड़े हैं। एक तिमाही में अगर आप देखें तो ये आंकड़ा करीब 36 लाख के आसपास का है। यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है उसकी संख्या अब बढ़ के 5,40,00,000 के पार जा चुकी है। और ये इन्वेस्टर्स जुड़े कहाँ से हैं वो भी आप देखिए, खासकर ये हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से ज़्यादा जुड़े हैं। महाराष्ट्र से करीब 2,77,000 के आसपास इन्वेस्टर जुड़े हैं। राजस्थान, गुजरात और यूपी को देख रहे तो वहाँ करीब करीब 1 लाख इन्वेस्टर्स जो है हर स्टेट से जुड़ते हुए नजर आए हैं। वहीं अगर परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ छोटे मोटे स्टेट्स हैं जहाँ पे परसेंटेज वाइज ज़्यादा बढ़त देखने मिली है। मणिपुर में जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है इन्वेस्टर्स में वो करीब 8.5-9% के आसपास का है। तेलंगाना में 6.7% के आसपास इन्वेस्टर्स की वृद्धि हुई है और आंध्र प्रदेश में 3.17% के आसपास इन्वेस्टर्स जो है वो बढ़े हैं। CDSL का आंकड़ा अगर आप देखें तो CDSL के जो एक्टिव इन्वेस्टर्स है उसका आंकड़ा अब बढ़ के 2,50,00,000 पहुंच गया है। जनवरी में ये करीब 2 करोड़ था, यानी कि जनवरी से अब तक एक्टिव इन्वेस्टर जो है उसके आंकड़े में करीब 50 लाख के आसपास का इजाफा हुआ है। तो मार्केट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है, जो पार्टिसिपेंट्स है, वो भी मार्केट में अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये वजह है और कितना इजाफा हुआ है ये डिटेल में वरुण ने आपको बताया। लेकिन आगे बढ़ते हैं। स्टील की कीमतों में उछाल लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मेटल शेयरों की चमक भी बढ़ रही है। आखिर किन वजहों से दाम बढ़ रहे हैं स्टील के, ये डिटेल बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए आशीष। देखिए, स्टील कंपनियां फोकस में लगातार 3 महीने से हम देख रहे हैं कि कीमतों में जो बढ़त का ट्रेंड है वो बरकरार देखने को मिल रहा है। और इस महीने भी अगर आप देखें तो कंपनियों ने करीब 2,000 से लेकर 3,000 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी की है। जो मांग को लेकर संकेत आ रहे हैं वो भी काफ़ी उत्साहजनक नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें जो है ओपन अप हो रही हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को अगर आप देखें देश में वहाँ पर भी एक पिकअप देखने को मिल रहा है। चाइना से भी जो संकेत है वो काफ़ी बढ़िया है। चाइना अगर आप देखें तो डोमिनेंट प्लेयर है मेटल मार्केट्स में, तो वहाँ से जो संकेत मिलते हैं वो पूरे ही ग्लोबली मेटल मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। IIP का डेटा आया था चाइना का और वहाँ पर अगर आप देखें तो अगस्त के महीने में करीब 5.6% की ग्रोथ दर्ज की गई है। 5.1% का अनुमान था, यानी अनुमान से बेहतर ग्रोथ IIP के आंकड़ों में देखने को मिली है। उसका एक फ़ायदा देखने को मिला है। एक और अच्छा ट्रिगर ये सामने आ रहा है कि आप देखिए कि जो कोकिंग कोल यानी जो इनकी ऊर्जा लागत होती है, इसकी भी पिछले साल के मुकाबले कीमतें देखें तो 34% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आगे जाकर मार्जिन में एक एक्सपांशन देखने को मिलेगा, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि स्टील सेक्टर की जो दिक्कतें हैं अब धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आएंगी। ठीक बात है। तो अब विकास जी, सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे में आगे आप मेटल शेयरों की चमक क्या देख रहे हैं? क्या अभी और तेजी आ सकती है मेटल शेयरों में, या आपको लगता है कि जितनी तेजी आनी थी वो आ चुकी है, अब यहां से मुश्किल है ऊपर जाना? नहीं, देखिए मृत्युंजय, वैसे तो इस सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ, खास करके स्टील वाले जो सेगमेंट है उस पे जिस तरह के इकोनॉमिक्स बन रही है और जिस तरह से भारत ने पिछले क्वार्टर में चाइना को स्टील एक्सपोर्ट करा है, तो मुझे लगता है ये सेक्टर में अभी भी दमखम है। लेकिन चूंकि अपने निचले लेवल से एक बहुत अच्छी तेजी इन सब स्टॉक्स में बन चुकी है, तो थोड़ा बहुत मार्केट पे भी नजर रखनी पड़ेगी। जब तक अंटिल द गोइंग इज गुड ये स्टॉक अच्छा करते रहेंगे, बट इंटरनेशनल क्यूज अगर थोड़े खराब होते हैं तो इन स्टॉक्स में गिरावट भी आ सकते हैं। मुझे लगता है इनको रडार पे रखना चाहिए। कोई भी अच्छी खासी गिरावट आवे वहां पे एक्यूमुलेट करते जाना चाहिए। और वहां मुझे JSW स्टील, टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, ये तीनों स्टॉक्स पसंद आते हैं। मुझे लगता है इन तीनों को रडार पे रखे, कोई भी गिरावट में खरीदारी करें। ओके, तो ये राय है आपकी स्टील मेटल शेयरों के ऊपर। ठीक है, अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का।
और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, ऑप्शन में कल के कारोबार में कहां पर ट्रेड लेना ठीक रहेगा? नमस्ते मृत्युंजय, आपको और आपके सभी दर्शकों को। कोटक बैंक और एक नौकरी, ये जिसको हम इन्फो एज भी कहते हैं, ये दो कंपनियां मैं लेके आया हूँ ऑप्शंस के लिए। कोटक बैंक को अगर देखें तो आज 1340 रुपए का जो कॉल है वो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 31 रुपए पे लेने के लिए। 21 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा इसका 40 रुपए। सीरीज के अंदर इसके अंदर काफी हद तक शॉर्ट्स हुए हैं। 16% इसका OI बढ़ा है और 6.7% स्टॉक पूरी सीरीज में नीचे है। आज इसके अंदर थोड़ा हैमर बन के स्टॉक ऊपर आया है, तो लगता है शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है क्योंकि आज OI बढ़ा है। और ये जो शॉर्ट कवरिंग का ये जो जरिया है, ये जो शुरुआती मैं कहूँगा, और यहाँ पे ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। दूसरा जो स्टॉक है वो नौकरी या इन्फो एज, उसमें भी सितंबर माह का 3600 की कॉल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 74 रुपए 50 पैसे पे लेने के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 52 रुपए, टारगेट रहेगा 115। तो ध्यान रहे कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग बनाएंगे। और फिर भी क्योंकि दो ऑप्शन और बहुत सारे और भी एडवाइस आपको देते हैं, एक ऑप्शन अभी बाद में और भी आएगा, तो अगर दोनों में से एक चुनना हो कोटक या नौकरी में, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो कोटक में ज्यादा है। धन्यवाद, जय हिंद। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आज की रिकवरी के बाद कल के लिए मार्केट में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और निफ्टी बैंक के लिए अहम लेवल्स क्या होंगे? जहां तक कल के ट्रेडिंग सेशन का सवाल है, जाहिर सी बात है कि अमेरिकी बाजारों में एक अच्छी मजबूती की उम्मीद है, और अगर अमेरिकी बाजार उम्मीद के मुताबिक मजबूती के साथ ट्रेड करते हैं तो वहां से संकेत बहुत बेहतर आएंगे। और दूसरा संकेत सीमा पर तनाव को लेकर चल रहा है, उस पर नजरें रहेंगी। अगर किसी तरह की खबर आती है, नहीं आती है, या वैसी की वैसी स्थिति बनी रहती है, तो वहां से भी हम संकेत लेने की कोशिश करेंगे। इन सबको देखते हुए जो रेंज अभी अगर किसी तरह की खबर ना हो तो सपोर्ट कहां है, 11,375 11,425 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 11,650 11,750 की रेंज बनती हुई दिखेगी। जहां तक निफ्टी की जाने की कोशिश एक्सपायरी तक यानी कि परसों तक हो सकती है, बशर्ते क्योंकि कोई खराब खबर ना आए। बैंक निफ्टी 22,200 की रेंज में मजबूत सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और आसानी से तोड़ने को तैयार है नहीं। और ऊपरी स्तरों पर 22,650 22,750 की रेंज ऐसी है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है, और एक बार इस रेंज को पार किया तो बैंक निफ्टी भी आपके लिए तेज दौड़ लगाने को तैयार होगा। तो ग्लोबल संकेत तो ठीक है, वहां से कोई दिक्कत नहीं है। चीन के साथ जो सीमा पर तनाव है, अगर उसको लेकर कोई खराब खबर ना आए तो बाजार बेहद तेजी से और आगे बढ़ने को तैयार हो सकता है। तो इन लेवल्स पर, इन रेंज पर आपको करना है फोकस और तेजी की रखनी है तैयारी। देखते हैं कल क्या कुछ होता है, लेकिन ओवरऑल मूड माहौल बाजार का तेजी की तरफ और सेट होता हुआ दिख रहा है और मजबूती की तरफ इशारे भी आते हुए दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये रणनीति बताने के लिए। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कल के कारोबार के लिए ऑप्शन का एक और ट्रेड। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, आज जिस तरीके से मार्केट ने 11,500 के आसपास क्लोजिंग दिया है, और अगर हम देखें तो आईटी फार्मा सेक्टर में जिस तरीके की बाइंग थी, ये दर्शाता है कि यहाँ से मोमेंटम तेजी का ही कंटिन्यू रहना चाहिए। तो 11,600 का कॉल ऑप्शन जो कि ये वीक की एक्सपायरी का है, वो बाय करने की सलाह रहेगी। इसमें हम जो आज क्लोज हुआ करीब 28 रुपीज के आसपास, इसमें 14 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना है, और हमें लग रहा है इसमें जो टारगेट आना चाहिए वो 55 से 60 रुपीज तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो जो जिस तरीके से आज क्लोजिंग हुई है, उससे ये लगता है कि निफ्टी 11,600 640 की रेंज में मूव होते हुए दिखना चाहिए एक्सपायरी के पहले।
तो 100-150 पॉइंट का एक अपमूव यहाँ से बनते हुए दिखना चाहिए, इसलिए हम 11,600 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दे रहे हैं कल के सेशन में, जो कि 55 से 60 रुपए के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। आज के सेशन में देखें तो सेकंड हाफ में लास्ट के 1 घंटे में हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स में काफी अच्छी और फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली। तो कल के सेशन के लिए अगर किसी को ट्रेड इनिशिएट करना है लॉन्ग साइड का, तो एक बजाज फाइनेंस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से लोअर साइड से रिकवरी हुई स्टॉक में, तो 3515 के आसपास आज क्लोज हुआ। 3480 के स्टॉप लॉस से बजाज फाइनेंस बाय किया जा सकता है कल के सेशन में 3600 के टारगेट के लिए। तो ये 2 रिकमेंडेशन रहेगी तेजी की ही, क्योंकि मार्केट का मूड तेजी का है। लेवल्स जहां निफ्टी क्लोज हुई है और बैंक निफ्टी क्लोज हुई है, उससे लगता है कि यहाँ से अभी और तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। तो ये ट्रेड आपके लिए ऑप्शन का। लेकिन आखिरी सवाल विकास जी मेरा आपसे ये कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को अभी कहां पर पैसा लगाना चाहिए? बिल्कुल मृत्युंजय, लॉन्ग टर्म के लिए आज भी मुझे लगता है एक स्टॉक जो कि बिल्कुल पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। कंपनी का नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज, वजीर सुल्तान टोबैको। ये टोबैको बनाने वाली एक दिग्गज कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, पॉपुलर ब्रांड्स है चारमीनार जैसे। बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 33-34% के, रिटर्न ऑन इक्विटी 38% के, जीरो डेट कंपनी है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट में अगर ग्रोथ देखेंगे तो 29% की कैगर से प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। FIHDI अराउंड 49.5% होल्डिंग रखते हैं। बाकी जबरदस्त कंपनी और बाजार के दिग्गज निवेशक राधा किशन जी दमानी, जो कि एवेन्यू सुपरमार्ट के ओनर है और राकेश झुनझुनवाला जी के गुरु हैं, उनकी इसमें 4.5-5% की हिस्सेदारी है। ये स्टॉक को बिल्कुल करंट लेवल्स पे 3550 के लेवल पे खरीदने की सलाह है। मुझे लगता है आने वाले 6 से 9 महीने के अंदर ही 4250 के लेवल से इस स्टॉक में बिल्कुल देखे जा सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास जी आपका, राजेश पालविया जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी टीम का बताने के लिए कि आज का मार्केट कैसा रहा, क्यों रहा, और कल मार्केट में कहां पर एक्शन दिख सकता है, कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।